सभी को नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत। तो 24 जून को एसएससी सीजीएल की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है एंड इस बार 17,727 जो वैकेंसीज है वो ऑलरेडी रिपोर्ट करी जा चुकी है एंड उम्मीद है कि फ्यूचर में ये वैकेंसीज और भी बढ़ेंगी। तो मौका काफ़ी अच्छा हम लोग को मिला हुआ है, जो भी अपनी यहाँ पर ड्रीम जॉब है, जो भी ड्रीम पोस्ट हम लोग ने हमेशा से देखी थी, उसको अचीव करने का। इस वीडियो में आपको मैथ्स की मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो कि हर कोई फॉलो कर सकता है, इवन इफ यू आर अ बिगनर। एंड तब भी अगर आप लोग की मैथ्स अच्छी है, आपने मैथ्स पहले पढ़ी हुई है, लेकिन आप लोग वो मार्क नहीं हिट कर पा रहे, जो कि चाहिए होता है किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। बिफोर स्टार्टिंग मैं अपने क्रेडेंशियल्स बता दूं। आई हैव क्रैक्ड एसएससी सीजीएल 2 टाइम्स इन 2023 एंड 2022। इसके अलावा मेरा मैथ्स में 100% स्कोर रहा है जिस भी एग्जाम में मैं अपियर हुआ हूं, इंक्लूडिंग एसएससी फेज, एसएससी सीएचएसएल एंड एसएससी सीजीएल 2 टाइम्स, 2022 में भी एंड 23 में भी। ठीक है, मैंने आईबी भी क्लियर किया हुआ है अलॉन्ग विद वेरियस अदर एग्जाम्स। अब इस स्ट्रैटेजी को मैंने 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है, एक बार मैं आप लोग को दिखा दूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या डिस्कस करेंगे, पूरा एग्जाम पैटर्न टीयर 1 एंड टीयर 2 का, एंड आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। उसके बाद पूरा यहां पर मैथ्स का सिलेबस डिस्कशन होगा। एक स्ट्रैटेजी मैं लाऊंगा जिसमें कंप्लीट सब्जेक्ट्स होंगे, चारों सब्जेक्ट, लेकिन आज से फोकस मेरा मैथ्स पे है। तो आज मैथ्स का सिलेबस डिस्कशन यहां पे होगा। देन फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे हम लोग को अपनी तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, कितना टाइम हम लोग को देना पड़ेगा नई चीजें पढ़ने के लिए, फिर प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम जो है ये अलॉट करना पड़ेगा। हर एक चीज बहुत ही बारीकी में यहां पर आपको बताऊंगा, जो चीज मैंने खुद फॉलो करी थी, जो कि मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने करी है जिन्होंने टॉप किया है प्रीवियस एग्जाम्स में। ठीक है, एंड देन ऑफकोर्स 4th स्टेप हमारा कि हम लोग का एक बार सारी नई चीजें होने के बाद फाइनली जो आती है प्रैक्टिस, वो कहां से करी जाए। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स में मैंने स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन किया है। अगर आपको लगता है कि किसी स्टेप पे मुझे स्किप करना है, आप डायरेक्टली वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये जो भी आप लोग के पास स्टेप्स पड़े हैं सीधे सीधे हमारी ऑफिशियल 2024 की नोटिफिकेशन से है। आपका टीयर 1 4 सेक्शंस होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स क्वांट्स जो आपकी हो गई, एंड चौथा आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सभी चारों सेक्शंस के 25 क्वेश्चंस ईच होते हैं ऑफ 2 मार्क्स, यानी कि 50-50 नंबर यहां पर आपके हो गए। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स का आपका यहां पर पेपर बना, +2 एंड -0.5 जो होता है यहां पर, ये मार्किंग पैटर्न रहता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 ईच फॉर रॉन्ग आंसर, है ना। अब अगर यहां पर मैं क्वांट्स की बात करूं तो आपके 25 क्वेश्चन यहां पर आते हैं हम लोगों के प्री में ऑफ 50 मार्क्स। एंड इसी के साथ अगर मैं यहां पर मेंस की बात करूं तो मेंस में जो आपका मैथ्स होता है, मैथ्स के भाई आपके रहते हैं यहां पर 30 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल यहां पे 90 मार्क्स जो है ये आपके मैथ्स के अलॉट किए जाते हैं। क्यों मैं एक साथ आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग को अपनी तैयारी भी इस तरीके से नहीं करनी होगी कि यार पहले टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जो हमें बीच का समय मिलेगा देन टीयर 2 पे हम लोग आएंगे। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको मालूम है कि प्री के बाद मेंस के लिए मुश्किल से 1.5-2 महीने का हमारा गैप होता है, तो एक ही साथ हम लोग को इस तरीके से यार प्रिपरेशन करनी होगी कि वहीं पे हमारा प्री एंड मेंस दोनों कवर हो। ठीक है, टीयर 1 आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का यहां पे रहता है, इसको क्वालिफाई करना है। जो भी आपकी कट ऑफ जा रही है, लास्ट टाइम 150 के अराउंड गई थी आउट ऑफ 200, अगर आप कट ऑफ जो है क्लियर कर रहे थे, तब टीयर 2 में आप लोग अपियर करेंगे एंड उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा एग्जाम पैटर्न। मैथ्स कहां कहां आती है, कितने मार्क्स की, ये सभी मैंने आपको बता दिया। एक बार अच्छा ओवरऑल भी देख लें कि आपका सेक्शन 1 में मैथ्स एंड रीजनिंग होती है, ये टीयर 2 में, इसके भी 30 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स ईच के, तो 90 मार्क्स की ये भी हो गई। सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश होता है एंड जनरल अवेयरनेस होता है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस रहते हैं 3 मार्क्स ईच के, एंड जनरल अवेयरनेस के हमारे 25 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, +3 -1 का यहां पर जो है मार्किंग पैटर्न रहता है। हर गलत क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद हमारा कंप्यूटर का टेस्ट होता है एंड डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट टाइपिंग वाला होता है। ये आपका हो गया टीयर 2 का पैटर्न। जब आप लोग इसको मतलब इसी के बेसिस पे आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है, जो भी आप लोग ने पोस्ट सेलेक्ट की थी इसी के बेसिस पे आपके, इसी पे जो नंबर आए थे उसी के बेसिस पे आपकी अलॉट होती है ना। अब
जो सिलेबस था वो कुछ इस तरीके से था कि आपका प्री का ये सिलेबस है एंड मेंस का आपका सिलेबस ये है। आप दोनों को साइड बाय साइड मैच करोगे, ऑलमोस्ट सिमिलर है, 99% जो है सिमिलर सिलेबस रहता है प्री और मेंस का। बस ये जो है एक्स्ट्रा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका मेंस में आ जाता है, रेस्ट इज एवरीथिंग सेम। ठीक है, अब यहां से तो इतना कंफ्यूजन हो रहा है पढ़ने में, मैं इसी को थोड़ा सा आसान आप लोग के लिए कर देता हूं कि जो मैथ्स होती है हमारे प्री की, अभी मैं यहां पर चलिए बात करता हूं। हमारे 25 क्वेश्चन यहां पर आते हैं आपके प्री एग्जाम में एंड पूरी मैथ्स 3 पार्ट में देखो इनफैक्ट डिवाइड करी जा सकती है। पहला पार्ट होता है हमारा अरिथमेटिक, दूसरा होता है एडवांस मैथ्स एंड तीसरा होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एडवांस मैथ्स और अरिथमेटिक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं ये भी आप लोग को एक बार मैं दिखाता हूं। ठीक है, आपके अरिथमेटिक में हमारे ये सारे चैप्टर्स रहते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ये सारे हो गए हमारे अरिथमेटिक के चैप्टर्स, जो कि आई एम श्योर कि आप लोगों ने स्कूल में 8th 9th 10th में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, देन एडवांस मैथ्स में हमारे कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, ये सारे चैप्टर्स हमारे आते हैं एडवांस मैथ्स में। डीआई को भी मैंने इसी में शामिल कर लिया है एडवांस मैथ्स का हिस्सा बना के। ठीक है, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, 2D एंड 3D मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो मैथ्स होती है 2 मेजर हिस्सों में यहां पर डिवाइड होती है। एग्जाम में वेटेज क्या रहता है इनका, वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि आपके अरिथमेटिक से 11 से 12 लगभग सवाल आते हैं। ठीक है, एडवांस मैथ्स के 10 से 11 क्वेश्चन होते हैं एंड डीआई के आपके फिक्स होते हैं 2 या फिर 3 सवाल आपके पूछे जाते हैं आउट ऑफ 25। ये मैंने 25 क्वेश्चन यानी कि टियर 1 का पूरा जो है ब्रेकडाउन आपके सामने रखा। क्यों, ताकि आपको मालूम रहे कि ऐसा नहीं किसी एक सेक्शन पे फोकस आप लोग करेंगे तो आपका जो है पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। दोनों को ही हम लोग को जो है उतनी ही महत्वता देनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। हो सकता है कभी इससे 13 क्वेश्चन आ जाए, इससे आपका 10 ही पूछा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इससे आपके 12 क्वेश्चन आ जाए, इससे 11 हो जाए, है ना। तो ये 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे चलेगा, वेटेज ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, 50-50 हम लोग मान के यहाँ पे चलते हैं, या फिर 60-40 हो जाएगा, उतना ज्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस का लेखा जोखा। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद आवर मेन स्ट्रैटेजी कि यार मैंने क्या किया था मैथ्स में। ठीक है, मैं आपको अपनी अगर पर्सनल छोटी सी बात बताऊं कि मेरी मैथ्स जो है अच्छी थी, स्कूल लेवल से अच्छी थी, लेकिन जब मैं कंपटीशन वर्ल्ड में आया तो इसके मतलब क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं स्कूल वालों से। ठीक है, वही क्वेश्चन जो कि हम लोग स्कूल में कराए जाते थे, ऐसा नहीं कि सेम आप लोग जो है यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल का जो आपका सीजीएल पेपर देने आएंगे इसमें भी वही सवाल मिलेंगे। तो यहाँ पर चीजें जो होती हैं थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो मुझको भी एक ना एक रियलिटी चेक मिला था जब पहली बार मैंने पेपर देखा था उठा के। किसी भी एग्जाम के लिए देखो आपको तैयारी करनी है, कैसे उसके लेवल का पता लगाओगे, सीधे सीधे जो पिछले साल पेपर हुआ था 2-3 शिफ्ट उठा के आप लोग देख लीजिए, आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा कि आप कितने पानी में है। ठीक है, तो मुझे हमेशा से लगता था यार कि मेरी मैथ स्ट्रांग है, मैं इसको भी एक बार में जो है बिना पढ़े क्वालिफाई कर ले जाऊंगा। तो ये सारा भ्रम जो है चकनाचूर हो गया था 2-3 साल के पेपर देखते ही। ठीक है, अच्छी अगर आपकी तैयारी नहीं है, चाहे जितने भी आप अभी तक मैथ्स में स्ट्रांग हो, ठीक है, आप लोग नहीं कर पाओगे। एंड तैयारी से मेरा यहां पर मतलब है कि टारगेटेड तैयारी। ठीक है, सीजीएल की टारगेटेड तैयारी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। इसमें शुरुआत फिर मैंने कैसे करी ये आपको बताता हूं। देखो, मैथ्स अगर आपको अच्छी लगती है वेरी गुड, अगर नहीं भी पसंद है तो उसको हम लोगों को इसी तरीके से पूरा जो कोर्स प्लान है वो डिजाइन करना पड़ेगा कि मैथ्स में धीरे धीरे देखो मजा है। ठीक है, क्योंकि ये चीज हमको ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक करनी है, ये काफी लंबे समय तक करनी है। आप लोग के पास लगभग 100-120 दिन का समय प्री के लिए एंड उसके बाद मेंस के लिए 60 और दिन का समय मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कि प्री के लिए हमारे 3 महीने, मेंस के लिए 2 महीने, यानी कि टोटल 5 महीने हैं। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है कि आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना। ठीक है, उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। प्री सिर्फ क्वालिफाई करके आप लोगों का कुछ नहीं होगा। एंड इसी तरीके से हम लोग को यार अपनी तैयारी रखनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ये अपना यहां पर पेपर हम लोग क्रैक कर पाए। क्योंकि फिर होता क्या है कि मान लीजिए आपने यहां पर 6 महीने जी तोड़ तैयारी करी, अगर बाय चांस आपका यहां पर इस बार नहीं हुआ तो बीच में 6 मंथ का गैप आ जाता है। ठीक है, और दोबारा से तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप लोग नहीं कर पाएंगे,
बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, सेकेंड टाइम में क्वालिफाई, थर्ड टाइम में भी क्वालिफाई, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर आपको जो है चाहिए होती है। इसी वजह से जो भी प्लान आप लोग को दे रहा हूं इसी हिसाब से कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ये पेपर अपना क्रैक कर पाए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव वो मेंस ही रहेगा, ठीक है। हम लोग को प्री मेंस दोनों की तैयारी करते चल रही है, उसी हिसाब से हमारा जो है प्री भी क्वालिफाई हो जाएगा। अब कैसे आप लोग को यहां पर शुरुआत करनी है, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, तो सबसे पहले यार मैथ्स हमको इसी तरीके से थोड़ी इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी। अब इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, सीधा सीधा आप लोग को मैं ज्योमेट्री या फिर जो डिफिकल्ट वाले थोड़े चैप्टर्स माने जाते हैं अलजेब्रा, ट्रिगो, इस पे नहीं कूदाऊंगा। सबसे पहले हम लोग को यार शुरू करना पड़ेगा नंबर्स के साथ खेलने पे, ठीक है। वी हैव टू लर्न हाउ टू प्ले विद नंबर्स, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं अपनी कैलकुलेशन, ठीक है। अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, जितने भी कंसेप्ट आप लोग ने पढ़े हैं एग्जाम में सब फिस हो जाएंगे। अगर कैलकुलेटिव वहां पर पेपर आ गया है और उसमें आप लोग हल्के रह गए, तो कैलकुलेशन ना सिर्फ मैथ से मदद करती है, बल्कि इनफैक्ट रीजनिंग में भी हमारा जो स्कोर है वो काफी इंप्रूव कर देती है एंड स्पीड भी इससे तेज होती है। अब कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें जो आप लोग को सीखनी पड़ेगी, कैसे नंबर्स के संग यहां पर खेला जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ टू बिगिन, कि कैलकुलेशन से यार शुरुआत करी जाती है ना। कैलकुलेशन में मल्टीप्लीकेशन, हम लोग को बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए। जैसे कि सपोज आपको 103 इंटू 107 करना है, तो ये नहीं कि एक के नीचे एक लिख के कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रिक होती है हमारे पास वैदिक मैथ्स की, ठीक है। बेस मेथड, ये 3 दूर है, बेस से 7 दूर है, 7 3 सा 21 होता है, ऐड करके आपने लिख दिया, यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो इसी तरीके की बहुत सारी हमारी ट्रिक्स होती है। अगेन मैंने बताया कि ये सब एग्जाम टारगेटेड चीजें होती हैं जो कि पहले से नहीं मालूम रहती, तो ये हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स हम लोग को यहां पर मालूम होने चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि स्क्वायर्स और क्यूब्स में सीधे सीधे रटने के लिए बोल दे रहा हूं, यहां पर निकालने के जो तरीके होते हैं वो तरीके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन में हमारे इस्तेमाल होंगे आगे चल के, ठीक है। फिर भी मिनिमम आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर एंड 1 से लेके 20 तक के क्यूब, दिस इज मिनिमम, जो कि आप लोग को याद होने चाहिए। एंड इनको कैसे निकाला जाता है, क्या टेक्निक होती है, ये चीज जो है जानना बहुत जरूरी है। अब ये वैदिक मैथ्स की बहुत सारी ट्रिक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक दिखाई भी थी बेस मेथड, जिससे ऐसे ओरल क्वेश्चन हो जाते हैं। स्क्वायर निकालने के लिए भी हमारे पास वैदिक मैथ्स की ट्रिक होती है। मान लीजिए सपोज आपको निकालना है यहां पर एनी नंबर, मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, सपोज 49 का स्क्वायर, ठीक है। 50 बेस मान के हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। बेस से 1 दूर था तो 1 का स्क्वायर 01 होता है, 25 माइनस 1 करने पे ये सीधे स्क्वायर आ गया, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल कि ऐसे करते हैं। ये सब वैदिक मैथ्स की जो है, वाकई में यार पढ़ा नहीं है तो ये जादू लगता है, एकदम पढ़ लोगे तो ऑफकोर्स ये बेसिक कंसेप्ट लगने लगेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब कुछ टेक्निक्स होती है यहां पर हमारे पास जो कि मदद करती है हम लोग को ऑप्शन एलिमिनेशन में। अब समझना भाई, यहां पर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो हम लोग को उसी तरीके से अपना माइंड भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये मत सोचो कि अभी मुझको बहुत ज्यादा डीप में जाना है, हमको केवल इतना पढ़ना है कि एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से जो है ये हमारा क्वालिफाई हो पाए, ठीक है। काफी अच्छा नंबर हमको इस एग्जाम में स्कोर करना है, ठीक है। मैथ्स में आप भले ही जितने काबिल हो सकता है बन गए, अगर एग्जाम में ही नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं, कोई नहीं पूछता उसको, ठीक है। इस वजह से हम लोगों को ऐसी टेक्निक सीखनी पड़ती है कि बिना सॉल्व किए कैसे आंसर दिया जाए। ऑप्शन एलिमिनेशन जिसको बोला जाता है, कि सही आंसर तक हम लोग नहीं पहुंचते, बाकी जो 3 गलत ऑप्शन होते हैं उनको हटा देते हैं, खुद ब खुद हमारे पास सही आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं, डिजिटल सम के, अप्रोक्सीमेशन के, ये सब हम लोग को सीखने पड़ते हैं। एंड ये स्टार्टिंग में ही क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार देखो आप लोग को मैथ में मजा आने लगा ना, तो आगे की चीजें खुद ब खुद बहुत आसान हो जाएगी। ये पूरी थिंकिंग में आप लोग को जो है देना चाहता हूं, ठीक है। अगेन ये हम लोगों को देखो काफी लंबा जो है खेलना है, इसी हिसाब से चीजें हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अ वॉर नॉट अ बैटल, है ना। सिर्फ बैटल नहीं जीतना, पूरी वॉर हम लोग को यहां पर जीतनी है। अब इसके साथ एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैंने नहीं लिखा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमको सबसे ज्यादा जो यहां पर मदद करेगी चीज वो है मेंटल मैथ्स, ठीक है। और इसकी आदत शुरू से ही डालनी पड़ेगी, वरना फिर होगा क्या कि चीजें आप लोग सारी सीख लोगे, कंसेप्ट भी आ जाएगा और हर एक क्वेश्चन आप लोग कर भी पाओगे, लेकिन वो जो एग्जाम में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है ना, टाइम क्रंच, ठीक है। स्पीड से सवाल नहीं बन रहा, ये नहीं हो पाएगा अगर आप लोग को मेंटल मैथ्स नहीं आती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सीधे सवाल आप लोग देख के ओरली आंसर कर दो, हाँ, लेकिन जहां पर जरूरत नहीं वहां पर पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मल्टीप्लीकेशन मैं ओरली कर सकता हूं, देन डू इट ओरली, ठीक है।
एक एक स्टेप अगर आप लोग यहां पर नहीं लिखोगे, आपका जो एग्जाम में समय बचेगा वो बहुत कीमती होता है। ठीक है, इसकी भी आपको आदत डालनी पड़ेगी कि मेंटल मैथ्स यार हम लोग को शुरू से ही प्रैक्टिस करनी है, और मजा भी आएगा यहाँ पे, है ना। तो आप लोग ने एक बार अपनी कैलकुलेशन मान लीजिए स्ट्रॉन्ग कर ली, इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं। ये आपके सामने मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं इनकी ओर। ठीक है, ये कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं, एक बार जरा देखिएगा। परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड एवरेज। ठीक है, वापस से जो मेरा यहां पर मेन टारगेट नहीं था कि मैथ्स को थोड़ा सा एंजॉयबल बनाया जाए, अगर इन चैप्टर्स में आप लोग ने अपनी महारत हासिल कर ली, क्योंकि ये ना हमारा बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी बच्चा अगर उसके ये पांचों चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, उसकी डेफिनेटली जो बाकी की भी मैथ्स है वो काफी अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि भाई नंबर सिस्टम में हम लोग बहुत सारी ऐसी ट्रिक सीख लेते हैं जो कि थ्रू आउट मैथ्स में काम आती है। ठीक है, मैंने एक डिजिटल सम ऑलरेडी बताया था, यूनिट डिजिट मेथड हो गया। ठीक है, डिविजिबिलिटी हो गई, कैसे हम लोग मल्टीपल देख के आंसर कर देते हैं, है ना। और इन सब में वाकई में देखो अच्छा लगता है, मजा आता है नंबर्स के संग खेलने में, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग ने पहले भी देखी होती हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, ये तो हम लोगों को मतलब सबसे पहले जो है इनसे डील करना होता है। अगर एक बार ये चीज आप लोग की परफेक्ट हो गई, आगे का काम बहुत ईजी आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज और सिंप्लीफिकेशन भी, क्योंकि इसमें भी हम लोग का यार नंबर्स के साथ ही खेला जाता है। कंसेप्ट उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता। बेसिकली नंबर्स के संग यहां पर आप लोग खेलना जो है वो सीख जाओगे। ठीक है, एक बार इतना आप लोग ने कर लिया है, अब फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स है उसकी ओर। वापस से मैं एक बार सिलेबस पे आऊंगा, क्यों मैं बोल रहा था कि इनको स्ट्रॉन्ग करना होता है। ठीक है, बिल्डिंग कोई भी बनाते हो बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। बेस आप लोग ने स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब ऊपर की देखो स्टोरीज कैसे बनेंगी, चलिए देखते हैं। यहां पे हम लोग का परसेंटेज अगर स्ट्रॉन्ग है ना, पूरा पूरा एप्लीकेशन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें होता है। आपका रेशियो प्रपोर्शन स्ट्रॉन्ग है, पूरा पूरा एप्लीकेशन रेशियो का पार्टनरशिप में होता है। ठीक है, मिक्सचर में इसका पूरा पूरा एप्लीकेशन होता है। ठीक है, इनफैक्ट इन सभी चैप्टर्स में आप लोग को एप्लीकेशन जो है ये देखने को मिलते हैं, है ना। अब फिर वही मैंने बताया कि नंबर सिस्टम अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग कर ले तो ये जो नीचे HCF LCM लिखा है ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इवन सिंप्लीफिकेशन में भी इसमें बहुत मदद मिलती है हम लोगों को। ठीक है, तो इस वजह से ये सारे चैप्टर्स मैंने बोला था कि हमेशा पहले करने चाहिए, ताकि हमारा जो ये प्रोसेस है ये इंजॉयबल बन सके, है ना। चलो, उसके बाद ये जो हमारे चैप्टर्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोर एडवांस मैथ्स के चैप्टर है, एलजेब्रा, ट्रिगो, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, आपका ये वाला जो चैप्टर है मैंने बताया था कि ओनली मेंस में आता है, ये प्री में नहीं आता है। तो हमारी जो कोर एडवांस मैथ्स के चैप्टर है वो ये लिखे गए आपके सामने। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने सारी चीजें कर ली हैं, उसके बाद जब इस पे मूव करोगे तब इनको कैसे पढ़ा जाए, एडवांस मैथ्स को पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी होती है, ये भी मैं थोड़ा आप लोगों के संग शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये अरिथमेटिक से थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि एक एवरेज स्टूडेंट जो है उसके लिए अरिथमेटिक ज्यादा इजी रहती है और एडवांस मैथ जो है थोड़ी सी कठिन रहती है। तो इसको भी पढ़ने का देखो डिफरेंट तरीका है। इसमें जो भी चीजें आप लोग के सामने आती है, सपोज ज्योमेट्री में आई, ऐसा नहीं कि आप लोग ने सीधे सीधे थ्योरम्स याद कर ली। मैं जब पढ़ाता हूं तो कैसे कराता हूं, मैं चीजों को पहले आप लोगों को एक बार प्रूव करके दिखा देता हूं। क्योंकि देखो ये बात आप भी जानते हो कि जो क्वेश्चन यहां पे करोगे जरूरी नहीं वही सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ जाए ना। हाँ, लेकिन अगर आप लोग ने उसका प्रूफ देखा हुआ है, जो बीच के इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं वो आप इतनी अच्छी तरीके से समझ चुके हो कि अब उस पर बेस कोई भी क्वेश्चन बन जाए वो हम लोग कर सकते हैं ना। और ये जो पॉइंट है ये पूरी एडवांस मैथ्स में अप्लाई होता है। आपकी आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री में भी होती है, एलजेब्रा में भी आपकी होती है। जो फॉर्मुलेज होते हैं ना बड़े बड़े, आप कहते हो हमेशा सर नहीं याद होते, कैसे याद होंगे, एक बार समझ के तो देखो, एक बार पूरा वहां पर जो है खोल के तो देखो उन फॉर्मुलेज को, आगे देखना चीजें जो है कितनी आसान हो जाती है आप लोग के लिए। ठीक है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हर जगह ये चीज होती है। मैं आपको बताऊं कि लोगों को लगता है मेंसुरेशन का प्रूफ होता ही नहीं फॉर्मुलों का। ठीक है, वो सीधे सीधे आप लोगों को याद करना होता है कि सिलेंडर का फॉर्मुला होता है पाई आर स्क्वायर। लोगों को पता ही नहीं कि वाकई में उसका प्रूफ होता है। ठीक है, तो सही तरीके से प्रॉपर टेक्निक से हम लोग जब यहां पर चीजें पढ़ेंगे तो वाकई में मैथ्स उतनी डिफिकल्ट नहीं लगेगी, ये मैं आप लोग को बताता हूं। ठीक है, अब किस तरीके से आप लोगों को जो टाइम टेबल है ये रखना है, ये देखिए। ठीक है, अच्छा
देखो सबसे पहले तो हम लोगों को अपना फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग के पास समय है, तो हम लोग के पास अभी जो फोकस है वो नई चीजें सीखने पर होना चाहिए। अभी मैं प्रैक्टिस पर आऊंगा, कहां से करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। चलो देखते हैं। फिलहाल अभी जो हमारा फोकस होगा वो होगा नई चीजें सीखने की ओर। अब ये देखो मैंने लिखा भी है कि बेसिक्स आप लोगों को जो है वो समझने पड़ेंगे। लर्न का मतलब यहां पे समझो कि बेसिक्स की अहमियत समझो। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे आप लोग शॉर्टकट्स पे आ जाते हो। शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मदद करेंगे आपको, लेकिन सीधे वहां तक नहीं कूदा जा सकता, ठीक है। कोई भी रेस करनी होती है, पहले वार्म अप होता है ना, तो समझ लीजिए बेसिक आपका वार्म अप है, फिर स्प्रिंटिंग आप लोग स्टार्ट करोगे, जो कि हमारे होते हैं शॉर्टकट्स। और हर चैप्टर में शॉर्टकट्स होते हैं, ये बात आप लोग समझ लो, ठीक है। अब वो बात अलग है कि आप जानते हो और दूसरा बंदा नहीं जानता, दैट इज अ टोटली डिफरेंट केस। तो बेसिक्स हम लोग को पहले करने पड़ेंगे। एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि यार अपने क्लास नोट्स देखो बनाते हुए चलो यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम टाइम पे रिवीजन जब करोगे इसी से सबसे ज्यादा मदद मिलेगी आपको। खुद के जो है क्लास नोट्स, यानी कि अपने साथी के ले लिए, किसी और के ले लिए, वहां से पढ़ लेंगे, अपने की बात ही अलग होती है ना। और ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट ट्रिक्स की इंपॉर्टेंस समझो। बहुत सारों को ये लगता होगा बच्चों के कि यार देखो नहीं, हम तो बेसिक से ही करेंगे, हमको ये सब शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक में नहीं पढ़ना कि यहां पर लग रही अगले क्वेश्चन में नहीं लगेगी, ठीक है। भैया अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, जो आ रहा है उसमें शॉर्टकट लग रहा था वो तो आपने पढ़ा नहीं, ठीक है, कि आप एक मॉरल हाई ग्राउंड पे थे कि हम यार शॉर्टकट नहीं पढ़ेंगे, हमें तो बेसिक मालूम है, ठीक है। तो ये थिंकिंग जो है थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। शॉर्टकट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ये बात समझो कि हम लोग एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसी के पेपर पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे ना, ठीक है। आप परसेंटेज जैसे मान लो उठा रहे हो, तो जो सीजीएल के क्वेश्चन आते हैं केवल वही लगाओगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप लोग कैट के क्वेश्चन लगाने लग रहे हो, किसी और एग्जाम के क्वेश्चन लगाने लग रहे हो। अगर सीजीएल टारगेटेड है, तभी मैंने शुरू में बोला था कि ये बहुत टारगेटेड आप लोग की स्ट्रैटेजी रहेगी, है ना। जिस वैरायटी के, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, केवल हम लोग को वही कवर करने हैं यहाँ पे, ओके। फिर इसके बाद देखो एक जो है दिक्कत आती है बच्चों की कि सारी चीजें, नई चीजें पढ़ ली, ठीक है, कंसेप्ट भी सीख लिया, शॉर्टकट सारे जान लिए, लेकिन जब उनको अप्लाई करना होता है कंसेप्ट में, तब वहां पे फंस जाते हैं, ठीक है। और ये मैं जानता हूं कि हर बच्चे के साथ होता है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके संग हुआ है या फिर नहीं। आज तक चीजें सभी मालूम है, लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो इसका भी एक देखो, एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है कि हम लोग को जो प्रैक्टिस करनी होती है वो 3 हिस्सों में करनी होती है। यहाँ पे पूरा जो आपका यहाँ पर सिलेबस है उसको 3 वैरायटीज में हम लोग ब्रेक कर देते हैं। लेवल वाइज ब्रेकडाउन ऑफ कंसेप्ट्स, ठीक है। पहले हम लोग इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, ठीक है। और इसी से आपका जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ना, वो रिलेटेड है कि सर कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें, ठीक है, कौन सी बुक लेनी है, हम लोग को प्रैक्टिस कहां से करनी है। इसी पॉइंट से आपका रिलेटेड है कि जब चीजें आप लोग करोगे, ये बिगिनर्स के लिए देखो एप्लीकेबल है कि जब पहली बार आप तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को हमेशा ऐसी किताब लेनी होगी, ऐसी जगह से प्रैक्टिस करनी होगी जहां पर वैरायटी वाइज ब्रेकडाउन दिया गया हो चीजों का, एंड वैरायटी वाइज में भी लेवल से अरेंज्ड हो क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए, चलो मैं परसेंटेज ही ले रहा हूं एक एग्जाम्पल आपके लिए। इसमें लाइन से आप लोगों का प्राइस कंजम्पशन, सक्सेसिव परसेंटेज, पॉपुलेशन, इनकम एक्सपेंडिचर, इलेक्शन, ये हो गया वैरायटी वाइज ब्रेकडाउन। और इस वैरायटी वाइज में भी जैसे मान लीजिए इलेक्शन के सवाल है, तो इलेक्शन में पहले इजी वाले क्वेश्चन आप लोग को करने होते हैं, फिर मॉडरेट पे आते हैं, फिर डिफिकल्ट पे। तब ये जो प्रॉब्लम होती है ना आप लोगों की, सर क्वेश्चन में नहीं अप्लाई होते, ये दूर होती है ना। तो दिस इज फॉर ऑल द बिगिनर्स। जो विच बुक आप लोग कहते हैं ना, कोई भी ऐसी बुक ले लो जहां पर वैरायटी वाइज एंड लेवल वाइज दोनों ब्रेकडाउन दिया गया होता है, ठीक है। क्योंकि और ये जो सारा ब्रेकडाउन है, ये होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ये चीज लिखी हुई थी क्योंकि आर होल सोल मोटिव इज कि एग्जाम क्वालिफाई करना, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे। कौन से क्वेश्चन हम लोग को यहां पे लगाने होंगे। एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के क्वेश्चन लगाओगे, आपको फेज के, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस के भी लगाने पड़ेंगे पिछले 3 साल के, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, 3 महीने हैं, कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो पिछले 3 साल के केवल हम लोग को लिखने हैं, 2023, 22 एंड 21। ये लेटेस्ट पैटर्न है। 24 में भी जो पेपर हो रहे हैं सेम तरीके के आपके जो है क्वेश्चंस पर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब समझ में आया कि प्रैक्टिस आप लोग को कहां से करनी है। कोई भी ऐसी बुक ले लो। अगर आपको कोई ऐसी बुक नहीं मिल रही है जिसमें वैरायटी वाइज के संग संग लेवल वाइज भी हो, तो जो हमारी बुक है वो इसी तरीके से अरेंज की गई है, उसको ले लो,
ठीक है, एक डेमो बुक भी आप देख लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि किसकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से भाई जो है हमारा पूरा ब्रेकडाउन चला था। ठीक है, और एक बार जब आप लोग पूरा ये न्यू कंसेप्ट पढ़ के सीख जाते हो, उनको एक्चुअल में क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीख जाते हो, तब जो खुद में आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग ही होगा कि हाँ अब हम एक्चुअल में पेपर के लिए तैयार है। और वापस से मैंने बताया कि ये जो भी स्ट्रैटेजी थी मैं लंबे समय तक लेके चलना था, इसी तरीके से मैंने डिजाइन किया था इसको कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्री नहीं, आपका मेंस होना चाहिए, बिकॉज प्री तो क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन जो हमको एक्चुअल जॉब मिलेगी, जो हमारा सिलेक्शन होगा वो टीयर 2 के मार्क्स के आधार पे होगा। तो ये छोटी सी स्ट्रैटेजी थी, होपफुली बहुत आप लोग को मदद करेगी आपकी अपकमिंग प्रिपरेशन में। इसी तरीके से और भी स्ट्रैटेजीज देखिए आप लोग के लिए लाता रहूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है मैंने आप लोग के लिए प्लान किए हुए हैं, बहुत ही जल्द आप तक लेकर आऊंगा। एंड हाँ, एक छोटी सी चीज कि अगर ये सारी चीजें आपको लगता है ऐसा कि नहीं सर मैं कहीं ना कहीं कतरा जाऊंगा, मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, देन हम लोग ने कंप्लीट महापैक जो है वो लॉन्च किया है। सभी आप लोगों के पूरा मतलब सिलेबस कवरेज, मॉक टेस्ट, बुक्स हम लोग एक साथ दे रहे हैं अपने इस महापैक में। आप हमारे बैच में जुड़ सकते हैं, अरिथमेटिक, एडवांस, डीआई सब एक ही बैच में आप लोग का जो है यहां पर वो कवर किया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है लैब, वहां पर आप जा सकते हैं, या फिर जो अपनी वेबसाइट है लर्न ऑन लैब, उससे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लैपटॉप से प्रेफर करते हैं तो। ये मेरा कोड है UT10, जब आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गेट फ्लैट 40% डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर आपको भी एक एंकर की जरूरत है जो कि आपको यार रोक के रखे, इधर उधर माइंड डेविएट आपका ना हो, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। मैं पूरी मैथ्स जो है एकदम 0 लेवल से यहाँ पे कवर कराऊंगा। ये बैच आज ही आप लोग के लिए जो है शुरू किया गया है यहाँ पे, तो इससे आप जरूर जुड़ सकते हैं। बाकी सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है।